नमस्ते दोस्तों, आज की हमारी क्लास में इस रोचक तथ्य को जानना हमारा मोटिव रखा गया है, जिसके अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे कि पत्थर किस प्रकार इतिहास लिखने में सहायक होते हैं। क्योंकि हम जानते हैं इतिहास लिखना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि आज से 1000 साल पहले या 2000 साल पहले या फिर 6000 साल पहले क्या घटित हुआ, कैसे घटित हुआ, ये आज के लोगों को कैसे पता। इसका सबसे बड़ा ऑथेंटिक स्रोत तो वही होता है जो चीज हमें लिखित में मिलती हैं, उसी को ही हम स्रोत मानते हैं, उसी के आधार पर हमारे इतिहास का लेखन होता है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि आज से 6000 साल पहले कोई चीज किसी ने लिख दी, वो आज हमें मिल जाए कॉपी में लिखी हुई। हम जानते हैं कि हमारे 1 साल पुराने जो नोट्स हैं वही किसी काम के नहीं आते, तो फिर 6000 साल पुराने नोट्स तो किसी के भी काम आने वाले नहीं है। तो ऐसे में इतिहास लिखने में जो सबसे बड़ा ऑथेंटिक स्रोत माना जाता है वो होते हैं शिलालेख। शिलालेख इतिहास की जानकारी के न केवल स्रोत होते हैं, बल्कि वो ये तक बताते हैं कि ये वंश किस समय था और उनका टाइम अवधि किस तरीके की रही होगी, और यहाँ के राजा कौन कौन थे, और ये राजा किस प्रकार के सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों में, धार्मिक गतिविधियों में सम्मिलित होते थे। इन सभी प्रकार के तथ्यों की हमें शिलालेख जानकारी देते हैं। और शिलालेख एक प्रकार से ये समझाते हैं कि राजा की जनता के प्रति किस प्रकार की इमेज थी, क्योंकि वो शिलालेख जनता के पढ़ने के लिए रखे जाते हैं। और शिलालेख ये भी बताते हैं कि वो उस समय की राजभाषा कौन सी थी, राज कार्य किस भाषा में होते थे, सामान्य जनता कौन सी भाषा बोलती थी। इन सभी तथ्यों के बारे में हमें शिलालेखों से जानकारी मिलती है। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं वो है एक एक शिलालेख से मिलने वाली जानकारियां, जो कि एग्जाम में आजकल पूछी जाती है। जैसे अक्सर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि रघुकुल तिलक किस शिलालेख में, इनको आमेर के कछवा वंश को किस शिलालेख के अंदर रघुकुल तिलक कहा गया है। इस प्रकार की हमारे राजस्थान के अंदर किसी समय मौर्य वंश था, तो इसकी जानकारी कैसे मिली, इन सभी तथ्यों के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो चलिए हम हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला देखते हैं गोसुंडी शिलालेख। गोसुंडी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। गोसुंडी शिलालेख चित्तौड़गढ़ में राजस्थान के अंदर जो प्राचीनतम भागवत धर्म का जो हमें एक अभिलेख मिलता है, यानी कि उल्लेख मिलता है, वो इसी गोसुंडी शिलालेख के अंदर मिलता है। गोसुंडी शिलालेख में न केवल भागवत धर्म का उल्लेख मिलता है, जबकि ये भी उल्लेख मिलता है कि राजस्थान में कभी अश्वमेध यज्ञ हुआ करते थे। तो ये सारी जानकारियां गोसुंडी शिलालेख में मिलती हैं। तो देखते हैं गोसुंडी शिलालेख से रिलेटेड कौन कौन से फैक्ट है। पहला चीज चित्तौड़गढ़ में है, जी हाँ। और दूसरी, इसकी लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। और यहाँ की भाषा कौन सी है? संस्कृत। यानी कि राजस्थानी से पहले हमारे यहाँ कौन सी भाषा बोली जाती थी? संस्कृत। और यहाँ से एक चीज तो क्लियर है कि बहुत पुराना है, और साथ में संस्कृत उस समय की राज्य के काज की भाषा थी, संस्कृत भाषा थी। और इसका अध्ययन किसने किया जी? इसका अध्ययन करने वाले हैं डॉक्टर भंडारकर। तो हमसे तो ये पूछा जाता है गोसुंडी शिलालेख को किसने पढ़ा, तो जवाब होगा डॉक्टर भंडारकर। और इन्होंने गोसुंडी शिलालेख के आधार पर विवरण दिया। इन्होंने बताया राजस्थान के अंदर कौन सा धर्म पहले आया, भागवत धर्म पहले आया। उसके बाद भागवत धर्म किस वंश ने संरक्षण दिया था, वो वंश था गज वंश। यानी कि गज वंश का उल्लेख राजस्थान में किस अभिलेख से मिलता है, तो वो है गोसुंडी। और गोसुंडी से ये भी मिलता है, पढ़ने वाले भंडारकर हैं और गजवंश का उल्लेख है, और इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, ये बात भी हमें इसी शिलालेख से मिलती है। और यहाँ के उस समय के राजा थे सर्वत्रात, और सर्वत्रात नहीं गजवंश के राजा थे। इन्होंने यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ का भी उल्लेख किया था। अश्वमेध, ये बात भी यहीं पर मिलती है। अश्वमेध यज्ञ है यानी कि भागवत धर्म है। उसके बाद आते हैं दूसरा सबसे इंटरेस्टिंग शिलालेख, जो कि मानमोरी शिलालेख कहलाता है। ये भी चित्तौड़गढ़ में है। इसके बारे में उल्लेख किया था कर्नल जेम्स टॉड ने। कर्नल जेम्स टॉड जब हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर घूम रहे थे, राजस्थान के दौरान उस समय उन्होंने चित्तौड़गढ़ के अंदर एक मानसरोवर झील है, उस मानसरोवर झील के तट पर इस मानमोरी शिलालेख को देखा। शिलालेख को देखने के बाद उनको इतना अच्छा लगा कि वो इसको अपने साथ लेकर लंदन जाने की तैयारी करने लगे। जब वो जा रहे थे तो समुद्र में उनकी जो नाव थी वो अनबैलेंस हो रही थी। तो ऐसी परिस्थिति में उन्होंने इस शिलालेख को उठाकर समुद्र में फेंक दिया, और इसलिए वर्तमान में ये कहाँ पर है? समुद्र में, किसी के पास नहीं है। लेकिन इसके बारे में उसने, कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी एक पुस्तक थी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, उस पुस्तक के अंदर इस शिलालेख में लिखी हुई तमाम बातें लिख दी। और उन्होंने बताया कि ये जो शिलालेख है किसने लिखवाया? ये शिलालेख मानमोरी नाम के एक मौर्यकालीन शासक ने लिखवाया। ठीक है,
उन्होंने मानमोरी ने ही वहां चित्तौड़गढ़ के अंदर एक मानसरोवर झील का भी निर्माण करवाया। ठीक है। और तीसरी बात इसके अंदर बताया गया है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण, अक्सर कंफ्यूज होकर बच्चे जल्दबाजी में जवाब देते कुंभाजी ने बहुत सारे इन किलों का निर्माण किया, लेकिन चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने किया था। इसका उल्लेख कौन करता है? चित्रांगद मौर्य ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किया और उसका नाम चित्रकूट रखा। ये उल्लेख मानमोरी शिलालेख में किया गया है। मौर्य वंश का उल्लेख करता है। राजा मान ने मानसरोवर झील बनाई और राजा मान ने ही मानमोरी शिलालेख लिखवाया, लेकिन चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने किया। इसका उल्लेख मानमोरी में किया गया है और इसी का उल्लेख आगे कर्नल जेम्स टोड भी करते हैं। तो पढ़ने वाले टोड हैं, शिलालेख लिखवाने वाले मानमोरी हैं, चित्तौड़गढ़ के अंदर है, वर्तमान में ये समुद्र के अंदर है। इन्हीं की वो गाथा है कि ये इस पत्थर को लेकर जा रहे थे। और नेक्स्ट, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने किया और उसका नाम चित्रकूट रखा गया था। और इसी से हमें उल्लेख मिलता है कि आगे बप्पा रावल ने इनको यानी कि इस मौर्य काल के मानमोरी को हटाकर बप्पा रावल ने यहाँ पर गोहिल वंश को आगे स्थापित किया, चित्तौड़ पर कब्जा किया था। तो ये सारी जानकारी हमें टोड देते हैं अपनी पुस्तक के अंदर, जबकि ये सारी लिखी हुई कहाँ थी, टोड ने कहाँ से ली थी, तो वो थे मानमोरी शिलालेख। नेक्स्ट आते हैं गटियाला शिलालेख। गटियाला शिलालेख है, ये हमें गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में अच्छी खासी जानकारी देता है। और गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में इन्होंने बताया कि इसका निर्माण जोधपुर से तकरीबन 35-36 किलोमीटर दूर गटियाला नामक गांव है। वहां पर गटियाला नामक स्थान पर एक माता जी का मंदिर है। उस मंदिर में कक्कुक नामक गुर्जर प्रतिहार शासक कक्कुक ने एक शिलालेख लिखवाया है। उस शिलालेख पर उन्होंने बताया है कि एक तो गुर्जर प्रतिहार वंश के आदि पुरुष कौन है, वो है हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र जी के बारे में उल्लेख है। उसके बाद उन्होंने अपनी वंशावली के बारे में उल्लेख किया है। इन्होंने बताया है कि हरिश्चंद्र जी की 2 पत्नियां थी, एक ब्राह्मण पत्नी थी, उनके पुत्र जो बने वो ब्राह्मण प्रतिहार बने, और एक भद्रा नाम की क्षत्रिय महारानी थी, पत्नी थी, और भद्रा के जो वंशज थे वो क्षत्रिय प्रतिहार बने। और इन क्षत्रिय प्रतिहारों के प्रमुख मतलब हरिश्चंद्र जी के बेटे थे, उनका नाम रज्जिल था। रज्जिल ने आगे मंडोर को राजधानी बनाई। ये मंडोर राजधानी वाले उल्लेख नहीं है, लेकिन वंशावली का उल्लेख है कि हरिश्चंद्र जी के बाद रज्जिल है और रज्जिल के बाद उन्हीं के वंशजों में आगे कक्कुक खुद आते हैं। और इसके बाद इन्होंने यानी कि ब्राह्मण वंश के बारे में एक उल्लेख कक्कुक ने भी किया है गटियाला शिलालेख में। अपनी दूसरी माता का नाम भी, दूसरी माता उनकी ब्राह्मण थी। इन्होंने ये भी उल्लेख किया कि कक्कुक ने गटियाला नामक स्थान पर कई मग जाति के जो ब्राह्मण थे उनको लाकर वहां पर बसाया था और उनके लिए एक हट का निर्माण किया, जैसे वर्तमान में हाट कहते हैं, हाट यानी कि बाजार। इन्होंने यहाँ तक कि एक बाजार का भी उल्लेख किया। तो जो कक्कुक वाला गटियाला शिलालेख है, इससे हमें एक तो ये पता चला कि जोधपुर में है, गटियाला नामक स्थान पर है, हरिश्चंद्र आदि पुरुष हैं, और रजिल उनके वंशावली में क्षत्रिय वंशावली वाले हैं, और रजिल के वंशजों में कक्कुक आते हैं, और कक्कुक ने ही मग ब्राह्मणों को बसाया गटियाला में और यहाँ पर एक बाजार की स्थापना भी की। ये तमाम फैक्ट हमें गटियाला शिलालेख से मिलते हैं। उसके बाद सभी जानते हैं और सब ने पढ़ा होगा वो वाला है बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख को पढ़ने वाले और उसका विवरण देने वाले हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा ने बिजोलिया शिलालेख के बारे में पढ़ा। उन्होंने बताया कि बिजोलिया शिलालेख क्या क्या बातें करता है। इनमें से अधिकांश बातें आई होप कि आप सभी जानते हैं, क्योंकि ये वो शिलालेख हैं जिसे हर विद्यार्थी ने जरूर पढ़ा होगा, उसके बारे में जानकारियां जरूर जुटाई होगी। तो देखते हैं सबसे पहले इसने किस वंश का उल्लेख किया। पहले गोसुंडी ने गज वंश का, मानमोरी ने मौर्य वंश का, गटियाला ने प्रतिहार वंश का, और फिर आता है बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख प्रमुख जो विवरण देता है वो है चौहान वंश का, और बिजोलिया शिलालेख कई प्रकार से अलग भी हैं, तो उनको देख लेते हैं। इसने उल्लेख किया चौहान वंश का। नेक्स्ट, इसमें बताया गया है कि चौहान कौन है, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। चौहानों को यानी कि ये जो राजपूतों की उत्पत्ति का अग्निकुंड सिद्धांत है, इनसे मैच नहीं करता है, क्योंकि इसमें बताया गया है ब्राह्मणों को चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। और इसकी स्थापना कब हुई? 1170 में। किसके काल में? पृथ्वीराज चौहान थर्ड के पिता सोमेश्वर जी के काल में इसकी स्थापना होती है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना, इस बिजोलिया शिलालेख के अंदर पृथ्वीराज चौहान जिसे यानी कि राय पिथौरा, उनके बारे में कोई विवरण नहीं है, क्योंकि इसका उल्लेख, इसका निर्माण कब हो रहा है? सोमेश्वर जी के काल में हो रहा है, यानी कि उनके पिता के काल में।
पृथ्वीराज चौहान तो बाद में पैदा होने वाले, पैदा तो हो गए होंगे, लेकिन इन 66 में 4 साल के हैं फिलहाल। 1166 में पृथ्वीराज चौहान पैदा हो रहे हैं, ये 70 में लिखा जा रहा है। 4 साल के बच्चे के बारे में विवरण देना जरूरी नहीं था, तो सोमेश्वर जी के काल में लिखा गया, इसलिए इसमें पृथ्वीराज चौहान राय पिथौरा के बारे में कोई विवरण नहीं है। तो कई बार भावनाओं में बह सकते हैं, क्योंकि बिजोलिया शिलालेख है, चौहानों के बारे में बताता है, और चौहानों के सबसे प्रसिद्ध राजा कौन? पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में इसमें कोई उल्लेख नहीं है, ये ध्यान में रखना। तो पहली चीज ये होगी, लिखने वाला गुणभद्र था। इसमें भूदान का उल्लेख किया गया है, और भूदान के लिए जो शब्द यूज होता है वो है डोहली। हमें कंफ्यूज करने के लिए जो डेप्थ में क्वेश्चन बनते हैं उनमें ये मिल सकता है डोहली शब्द, जो प्राचीन शिलालेखों में प्रयुक्त होने वाला शब्द डोहली किसके लिए यूज होता था? तो जवाब ध्यान में रखना, भूदान के लिए यूज होता था। नेक्स्ट, इसके अंदर बताया गया है कि विग्रहराज चतुर्थ यानी कि बिसल देव ने दिल्ली को जीता था, और दिल्ली के लिए जो शब्द यूज हुआ है वो है दिल्ली का, यानी कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को जीता, यानी कि दिल्ली का को जीता। और इसके अंदर ये भी बताया गया है कि वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण किया। सांबर झील को कृत्रिम झील बताने वाला शिलालेख भी बिजोलिया शिलालेख है, ये चौहाना का विवरण देता है। ये सोमेश्वर जी के काल में 1170 में लिखा गया, और लिखने वाले गुणभद्र थे, इसको पढ़ने वाले डॉक्टर दशरथ शर्मा थे। इन्होंने बताया था कि भूदान के लिए जो शब्द यूज होता है वो है डोहली, और दिल्ली के लिए जो शब्द यूज हुआ वो दिल्ली का था, और दिल्ली का को जीतने वाले विग्रहराज चतुर्थ हैं। और उसके बाद सांबर झील का निर्माण करने वाले वासुदेव चौहान हैं, जो कि कृत्रिम झील बताता है। और नेक्स्ट, कुछ अन्य शहरों के यानी कि उस समय के गांवों के शहरों के नाम भी इसके अंदर, प्राचीन नाम भी लिखे गए हैं, उन नामों को देख लो। एक है जालोर के लिए जबालीपुर, सांबर के लिए साकम्बरी, बीनमाल के लिए श्रीमाल, और विंध्यवली यूज हुआ है बिजोलिया के लिए, यानी कि बिजोलिया को विंध्यवली कहा गया है, साकम्बरी सांबर को कहा गया है, और जबालीपुर जालोर को, और नेक्स्ट बचा भीनमाल के लिए वर्ड यूज हुआ है श्रीमाल। तो ये शब्द उनके लिए, दिल्ली के लिए दिल्ली का शब्द यूज हुआ, भूदान के लिए डोहली शब्द यूज हुआ, और पढ़ने वाले डॉक्टर दशरथ शर्मा थे। ये तमाम जानकारी हमें बिजोलिया शिलालेख देता है, और ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने होंगे, एग्जाम के अंदर इनसे रिलेटेड जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट शिलालेख आता है, वो आता है आमेर का शिलालेख। आमेर है तो ऑब्वियस है, ये आमेर के कछवा वंश के बारे में जानकारी देगा। अब फैक्ट जो ध्यान में रखना वो ये है कि आमेर वंश के कितने राजाओं का उल्लेख करता है आमेर शिलालेख, यानी कि कछवा वंश के केवल 4 राजाओं का उल्लेख करता है। किस किस के लिए? पृथ्वीराज कछवा, पृथ्वीराज के बाद में भारमल कछवा, भारमल के बाद भगवंत दास का कछवा, और भगवंत दास के बाद मानसिंह कछवा। क्योंकि मानसिंह के काल में लिखा गया है, इसलिए इसके अंदर केवल 4 राजाओं का उल्लेख है। ऐसा नहीं है कि अगर एक स्टेटमेंट ये मिले कि आमेर जो शिलालेख है इसके अंदर राजाओं के मानसिंह तक की तमाम जो वंशावली है उसका उल्लेख है, जवाब है जी नहीं। इसके अंदर केवल 4 राजाओं का उल्लेख है, पृथ्वीराज कछवा, भारमल कछवा, और भगवंत दास कछवा, और मानसिंह। और भगवंत दास को कहा गया है राजाओं का राजा, ये यानी कि उच्च पद देने के लिए इन भगवंत दास जी के लिए जो वर्ड यूज हुआ है वो है किंग ऑफ किंग्स, राजाओं का राजा। ये उल्लेख किया गया है इस आमेर शिलालेख के अंदर, यानी केवल 4 राजाओं का उल्लेख है। नेक्स्ट बात, लिखवाया किसने था? मानसिंह जी ने लिखवाया। तो मानसिंह के बारे में और बताया गया है कि जमुआ रामगढ़ दुर्ग का निर्माण भी किसने करवाया? मानसिंह ने करवाया, ये भी। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि अधिकांश क्वेश्चन पेपरों में आया है वो है कि कछवा वंश के राजाओं को किसने रघुकुल तिलक कहा है? तो वो रघुकुल तिलक कहने वाला आमेर शिलालेख है, लिखवाने वाले मानसिंह जी हैं। और इसी से ही पता चलता है कि जो कछवा है वो भगवान राम के वंशज यानी बेटे कुश के वंशज हैं, और उसी से ही नाम निकाला इन्होंने कछवा। ये जानकारी हमें मिलती है आमेर शिलालेख से। नेक्स्ट आता है सामोली शिलालेख। सामोली शिलालेख, सामोली कहां पर है? उदयपुर के अंदर है, और इसको पढ़ने वाले कौन थे? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ओझा जी ने पढ़ी है सामोली शिलालेख, और ये बताता है उदयपुर से। नेक्स्ट एक और है, वो है बड़ली का शिलालेख। बड़ली का शिलालेख, इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख कौन सा है? बड़ली शिलालेख है। और भारत में देखा जाए भारतीय दृष्टिकोण से तो ये दूसरा प्राचीन शिलालेख है। इससे पहले पिपरवा यूपी का एक शिलालेख है, वो सबसे प्राचीन है। उसके बाद लिखा गया प्राचीनतम शिलालेख ये बड़ली का शिलालेख है, और राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख है। इसको पढ़ने वाले भी गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी हैं, और ये कहां पर है? अजमेर के अंदर है। और इसके अंदर बताया गया है
कि जो मध्यमिका यानी कि जो चित्तौड़ जिसकी पहले वाला जो क्षेत्र था वो था नगरी, नगरी जिसकी राजधानी मध्यमिका है, मध्यमिका का उल्लेख बड़ली शिलालेख के अंदर मिलता है और इसको पढ़ने वाले जीएच ओझा हैं। और मिला कहां पर है? अजमेर में है। तो ध्यान में रखना, मिला ये अजमेर में है, लेकिन इसने उल्लेख किसका किया है? मध्यमिका नगरी यानी कि चित्तौड़गढ़ का उल्लेख किया है इसमें। और ये हैं सबसे प्राचीनतम, यानी कि लगभग इसकी जो अवधि लिखी गई है वो लिखी गई है वीर संवत 84, यानी कि महावीर, वीर शब्द है महावीर के लिए, यानी कि जैन मुनि जो 24वें तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी के मृत्यु के 84 साल बाद लिखा गया है, यानी कि लगभग 400 बीसी के आसपास ये लिखा गया था। इसीलिए ये सबसे प्राचीनतम शिलालेख है, यानी कि अशोक के शिलालेखों से भी कोई प्राचीन है तो वो है बड़ली का शिलालेख, क्योंकि अशोक 300 बीसी में आएंगे, 261 से लेकर आगे 279 से लेकर 69 से लेकर 269 से शुरू करेंगे, अशोक का कार्यकाल शुरू होगा, जबकि लगभग 32-30 तक काम करेंगे। और जबकि बड़ली का शिलालेख 400 बीसी में लिखा गया, सबसे प्राचीनतम है और पढ़ने वाले जीएच ओझा हैं। इसमें लिखा गया जो समय है वो है वीर क्रमांक 84, यानी कि महावीर स्वामी की मृत्यु के 84 साल बाद लिखा गया था। राजस्थान का प्राचीनतम है और अजमेर से प्राप्त हुआ है, और इसके अंदर मध्यमिका चित्तौड़ के बारे में उल्लेख किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है खजूरी शिलालेख। खजूरी शिलालेख बूंदी के हाड़ी चौहानों का उल्लेख करता है, बूंदी से प्राप्त हुआ है। बूंदी नहीं, ये कोटा का एक गांव है खजूरी, यानी मिला कहाँ है? कोटा से। हाड़ा चौहानों के बारे में उल्लेख करता है, तकरीबन 1506 में लिखा गया था। नेक्स्ट आता है कुंभलगढ़ शिलालेख। इसके बारे में भी हम सब ने काफी अच्छे से पढ़ा होगा। कुंभलगढ़ शिलालेख है वो कुंभ स्वामी मंदिर में 5 शिलाओं पर लिखा गया है, और इसकी सबसे बड़ी बात, इसमें बप्पा को यानी कि बप्पा रावल को तो कहा गया है विप्र, और राणा हमीर को कहा गया है विषम घाटी पंचानन। विषम घाटी पंचानन कहा गया है इनको, राणा हमीर को, और जबकि बप्पा रावल को कहा गया है विप्र। ये दोनों उपाधियां ध्यान में रखना, कई बार एग्जाम के अंदर आती है कि विषम घाटी पंचानन कुंभलगढ़ शिलालेख में किसे कहा गया है, या फिर कुंभलगढ़ शिलालेख में हमीर को क्या कहा गया। दोनों तरीकों से आपको ध्यान में रखना। और काल भोज के बप्पा रावल के बारे में भी ये बात ध्यान में रखना कि बप्पा रावल विप्र यानी बप्पा रावल। नेक्स्ट है कुछ और शिलालेख हैं जिनके बारे में फैक्ट ध्यान में रखना। मुचकला शिलालेख कहां पर है? बिलाड़ा जोधपुर में है। चिरवा शिलालेख कहां है? उदयपुर के अंदर है। और बुर्डा का रूपा देवी ये भी जोधपुर में है। लेकिन इसमें एक चीज विशेष बताई गई है कि राजस्थान के अंदर बावड़ियों का निर्माण महिलाएं करवाती थी, जन कल्याण के लिए करती थी। इसका उल्लेख कहां पर है? बुर्डा का रूपा देवी। वैसे भी रूपा देवी महिला का नाम होगा, तो महिला के नाम से ध्यान में रखना कि महिलाएं बावड़ियों का निर्माण करवाती थी। इसका उल्लेख करता है बुर्डा का रूपा देवी शिलालेख। और नेक्स्ट है दरिबा माता मंदिर कांकरोली। दरिबा माता मंदिर की दरिबा माता मंदिर का जो लेख है, इसकी विशेष बात यह है कि इसके अंदर बताया गया है कि मेवाड़ के अंदर मुख्यमंत्री को महामात्य कहा जाता था, और राणा समर सिंह के समय जो महामात्य थे उनका नाम था लुम्बा। लुम्बा को महामात्य बताया गया है, और महामात्य का मतलब मुख्यमंत्री होता था। तो हमें तो केवल ये पूछा जाता है कि मेवाड़ के अंदर मुख्यमंत्री को क्या कहा जाता था। ये बात शिलालेखों में क्या लिखी गई है, यानी कि शिलालेखों के अनुसार मेवाड़ के मुख्यमंत्री को क्या कहा जाता था? जवाब होगा महामात्य। महामात्य मौर्य काल से भी बोला जाता आ रहा है, तो ये कोई नई बात नहीं थी। लेकिन फिर भी राजस्थान में किस शिलालेख में उल्लेख किया गया, वो है दरिबा माता शिलालेख। तो ये थे कुछ प्रमुख शिलालेख जिनसे रिलेटेड कुछ प्रमुख बातें, जो आई होप कि आपके लिए एग्जाम के अंदर काफी प्रकार से हेल्पफुल होगी। अक्सर एग्जाम के अंदर इन शिलालेखों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इतिहास को हमेशा ऑथेंटिक बनाने के लिए ऑथेंटिक स्रोत को ही सबसे ज्यादा प्रामाणिक माना जाता है, और शिलालेख सबसे ज्यादा प्रामाणिक स्रोतों में से होते हैं। तो पढ़ते रहिए, समझते रहिए, हमें भी आगे प्रसारित करते रहिए। धन्यवाद।